हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है शोध अभिवृत्ति अभिक्षमता यूजीसी नेट या एमपी सेट का पेपर फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यूनिट 2 हमारी चल रही है। यूनिट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम अनुसंधान का अर्थ, विशेषताएं, महत्व या फिर ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम इससे आगे देख लेते हैं जो भी हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आई होप आपको क्लास पसंद भी आएगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेगी। बस यही सोच करके, इसी उम्मीद पर मैं क्लास बनाती हूँ और इतनी मेहनत करती हूँ। लेकिन प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। ज़्यादा मैं आपसे नहीं कहना चाहती हूँ, बस आप देख लेना। आपको जो करना है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे ना, सीधी सी बात है, उतना ही ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी। तो अनुसंधान के सोपान या पद देखते हैं। सबसे पहले अनुसंधान एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है। अनुसंधान की प्रक्रिया कई क्रियाओं से, ठीक है, ये कई क्रियाओं हैं, क्रियाओं के परस्पर सम्मिलित होने से बनती पूर्ण होती है। ये क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है, सारी क्रियाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, तब कहीं जाकर के एक अनुसंधान पूर्ण होता है। अनुसंधान में निश्चित एवं उपयोगी चरणों की एक व्यवस्थित प्रक्रिया शामिल होती है, ठीक है। अनुसंधान में क्या होता है, निश्चित एवं उपयोगी चरणों की एक व्यवस्थित प्रक्रिया शामिल होती है, इसीलिए इसे वैज्ञानिक प्रक्रिया कहा जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो अनुसंधान है वो वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित होता है, ठीक है। और ये क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारे पद, सोपान, मतलब जो भी होते हैं, तो इनको आज हम देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है हमेशा। सामान्यतः अनुसंधान प्रक्रिया के 6 चरण माने जाते हैं। वैसे कई विद्वानों के अनुसार अलग अलग माने गए हैं पद, किसी के द्वारा 12, किसी के द्वारा 6, लेकिन जो अनुसंधान प्रक्रिया के मुख्य चरण है वो 6 चरण माने जाते हैं। और यहीं से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इनको क्रम से लगाओ, ठीक है, या इनमें से कोई भी एक पूछ लिया जाता है कि ये कौन से चरण में आता है। इनको आप अच्छे से देख लेना। समस्या का चयन या निर्धारण करना। सबसे पहले हमारे पास समस्या होनी चाहिए, हम समस्या का चयन करते हैं या कोई ना कोई समस्या हमारे पास होती है, उसके बाद ही अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो आगे चलती है। तो अनुसंधान में सर्वप्रथम समस्या की पहचान या चयन किया जाता है और समस्या से संबंधित चरों का अध्ययन किया जाता है। समस्या से संबंधित जो भी चर या जो भी तथ्य होते हैं उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है परिकल्पनाओं का निर्माण करना। दूसरा चरण कौन सा है, परिकल्पनाओं का निर्माण करना। समस्या की पहचान के बाद अगर हमारे पास समस्या है, समस्या की पहचान हमने कर ली, उसके सभी संभावित समाधानों के लिए परिकल्पना की जाती है, ठीक है। उसके सभी जिन जिन समाधानों के द्वारा वो समस्या सॉल्व हो सकती है, उन समाधानों के बारे में सोचा जाता है, कल्पना की जाती है। यह शोध के विकास का उद्देश्य पूर्ण आधार है, ठीक है। जो परिकल्पनाओं का निर्माण करना है, ये शोध के विकास का क्या है, उद्देश्य पूर्ण आधार है। इसको हम थोड़ा सा और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे आगे। शोध प्रारूप का विकास, तीसरा जो चरण होता है अनुसंधान का, वो होता है शोध प्रारूप का विकास। परिकल्पनाओं के रूप में समस्या के सुझाव पर, समाधान पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। इसके शोध विधि तथा प्रविधियों के माध्यम से तथ्यों का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। शोध प्रारूप का जो विकास होता है उसमें क्या किया जाता है, शोध विधियां या फिर प्रविधियों के माध्यम से तथ्यों का परीक्षण किया जाता है। इसमें आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रति एक स्तर के लिए एक ढांचा बनाया जाता है, ठीक है। शोध प्रारूप का मतलब विकास किया जाता है, शोध का प्रारूप बनाया जाता है कि किस तरीके से हमें समस्या के समाधान तक पहुंचना है। पहले तो हम सिर्फ कल्पना कर रहे होते हैं, उसके बाद हम योजना बनाते हैं एक तरीके से कि किस तरीके से हमें किस रास्ते पर चलकर पहुंचना है समाधान तक। और चौथा जो चरण है वो है आंकड़ों या प्रदत्तों का एकत्रीकरण या संग्रहण। तो आंकड़ों या प्रदत्तों का एकत्रीकरण या संग्रहण क्या होता है, परिकल्पना से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना,
ठीक है। परिकल्पना से संबंधित जो भी आंकड़े हमारे पास होते हैं उन सभी को पहले कलेक्ट करते हैं। ठीक है, शोध की जब हम योजना बना लेते हैं उसके बाद सभी आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है। पांचवा जो चरण है वो है आंकड़ों का विश्लेषण करना। अब हमारे पास सारे आंकड़े भी इकट्ठे हो गए तो आंकड़ों का फिर क्या करेंगे, विश्लेषण। विश्लेषण मैंने आपको बताया था। विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ को बारीकी से समझना, यानी कि उसकी वस्तु की गहराई में जाना, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको अच्छे से समझना। तो आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। आंकड़ों में तथ्यों के विश्लेषण करने से परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है जिसके आधार पर निर्णय होता है। आंकड़ों के विश्लेषण करने से परिणाम की व्याख्या की जाती है। ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण करने से क्या किया जाता है, परिणाम की व्याख्या की जाती है। आंकड़ों का विश्लेषण जरूरी होता है। सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निकालना। तो सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निकालना आंकड़ों के विश्लेषण की पुनरावृत्ति होने पर वे सामान्य नियम या सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो आंकड़ों के विश्लेषण करने के बाद में उनका दोबारा से सामान्यीकरण किया जाता है एक बार। ठीक है, यानी कि पुनरावृत्ति होने पर जब आंकड़ों का विश्लेषण हम अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाद सामान्य नियम या सिद्धांत के रूप में उनको स्थापित कर देते हैं। तो यह अनुसंधान के चरण हैं। आगे देखते हैं हम परिकल्पना का अर्थ क्या होता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए वह उत्तर खोजना जिसकी तर्कपूर्ण वैधता की जांच की जा सकती हो उसे परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, परि प्लस कल्पना क्या होता है, चारों ओर चिंतन। मतलब हमारे पास जब कोई समस्या आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि मतलब बहुत तरीके से विचार करते हैं कि इसको ऐसे सुलझाया जाए वैसे सुलझाया जाए। मतलब हमारा जो माइंड है ना वो काफ़ी डायरेक्शन में सोचने लगता है। तो यही परिकल्पना होती है जो हम चारों तरफ से कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अगर आप चार आदमी से बात करोगे समस्या के बारे में तो हर कोई अपनी राय देता है, हर कोई अपने चिंतन के बेस पर आपको क्या बताता है, उसका समाधान बताता है। तो यही परिकल्पना होती है। परिकल्पना अनुसंधान समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधानों पर विचार करना है। करलिंगर ने परिकल्पना की एक परिभाषा दी है। परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का क्या है, कथन है। ठीक है, परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन है। परिकल्पना का महत्व। तो परिकल्पना का महत्व क्या है, महत्व के बारे में देख लेते हैं एक बार। क्यों जरूरी है परिकल्पना करना। वॉन डेलेन के अनुसार परिकल्पना का अनुसंधान में निम्नलिखित महत्व है। परिकल्पना तथ्यों की सार्थकता को निर्धारित करती है। परिकल्पना समस्या एवं समाधान के मध्य की मजबूत कड़ी है। ठीक है, जो परिकल्पना है वो समस्या और समाधान तक पहुंचने की बीच की कड़ी है। यह समस्या को समाधान तक पहुंचाती है। परिकल्पना समस्या का सीमांकन करती है। परिकल्पना अनुसंधान की संपूर्ण कार्य रेखा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। परिकल्पना पदार्थों के संकलन का आधार प्रस्तुत करती है। परिकल्पना समुचित एवं प्रभावी उपकरणों के चयन में सहायक होती है। तो ये एक बार आप और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से इनको देखो। जो शोध अभिवृत्ति अभिक्षमता वाले जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा हमारे डेली चीज़ों में ये नहीं आता तो थोड़ा सा कठिन पड़ता है। मतलब इसको रिसर्च तो आप जानते ही हैं, रिसर्च जेआरएफ करने के लिए ही तो आप इतना जोर लगाते हैं, है ना। तो ये शोध जो वाली जो यूनिट है ये थोड़ी सी इसमें चीज़ों को ना अच्छे से समझ के करना पड़ता है। आपको इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये क्लासेस ही मेरी देख रहे हैं, आपने कहीं से थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ी है तो इन क्लासेस को भी इनके आधार पर आप पूरा कर लेंगे, क्योंकि मैं सारी थ्योरी पढ़ा रही हूँ शोध वाली। तो इसमें कहीं से भी मैं मतलब कुछ छोड़ूंगी नहीं। और इसको आपको अच्छे से 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि शिक्षण अभिवृत्ति वाले जैसे और भी टॉपिक हैं हमारे, लोक विकास और कार्यक्रम हैं, कंप्यूटर, उनको थोड़ा बहुत हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके होते हैं। लेकिन जो रिसर्च वाला जो टॉपिक है, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसको हमने कभी पढ़ा नहीं है ना। यूजीसी नेट से पहले तो हम कभी पढ़ते ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किसी में नहीं आता वो पीजी में। तो इसीलिए इसको 2-3 बार आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो परिकल्पना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिन बहन भाइयों ने नहीं किया है, और बाकी जिन्होंने कर लिया है उनको दिल से बार बार धन्यवाद। बाकी लाइक कर दिया करो अगर क्लास पसंद आती है। इतनी मेहनत कोई सामने आपके कर रहा है आपकी भलाई के लिए, तो कम से कम आपका इतना फ़र्ज़ तो बनता है, इतनी ड्यूटी तो आपकी भी बनती है
कि आप उसको थोड़ा बहुत बदले में कुछ दे दें। आपसे कुछ पैसे वैसे या कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, जो आप नहीं देने में कई बार सक्षम नहीं होते, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई दे सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सबसे पहले, और लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको भी फ़ायदा होगा। तो परिकल्पना की प्रकृति हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेचर ऑफ, ये परिकल्पना का नेचर कैसा होता है। ठीक है, किसी भी परिकल्पना की प्रकृति निम्न रूप में हो सकती है। परीक्षण के योग्य होनी चाहिए। जिस कल्पना को हम कर रहे हैं, जिस समस्या के समाधान को हम खोज रहे हैं, सोच रहे हैं, वो परीक्षण के योग्य होना चाहिए। क्योंकि जो अनुसंधान है, अनुसंधान में परीक्षण ही सबसे उपयोगी चीज़ है। उसमें हर चीज़ का परीक्षण किया जाता है। संदर्भ बिंदु क्रियात्मक, प्रत्यात्मक और घोषणात्मक होना चाहिए। चरों के मध्य कार्य कारण संबंध होना चाहिए। संबंध की स्पष्टता होनी चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र बिंदु होना चाहिए। भविष्य उन्मुख होना चाहिए और इससे शोध प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए। तो ये जो परिकल्पना है उसकी प्रकृति में अगर ये सारे गुण हैं, ठीक है, जो परिकल्पना, जो चीज़ हम सोच रहे हैं, जो आंसर हमारे दिमाग में आ रहा है, जो आइडियाज़ आ रहे हैं, उनको इन चीज़ों पर खरा उतरना चाहिए, तभी वो परिकल्पना काम की है। ठीक है, तभी उसको वो शोध का आधार बनाया जा सकता है। परिकल्पनाओं के निम्न 3 प्रकार होते हैं। शोध परिकल्पना, शून्य परिकल्पना। शोध परिकल्पना क्या होती है? यह परिकल्पना करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, शोध परिकल्पना में क्या होता है? करके सीखने के सिद्धांत पर यह आधारित होती है। इसमें करके सीखा जाता है। शून्य परिकल्पना क्या होती है? इस परिकल्पना के माध्यम से जो अनुसंधान करता होता है वो चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं। ठीक है, चरों के बीच में कोई संबंध जब नहीं होता है तो वहाँ पर शून्य परिकल्पना होती है। इस परिकल्पना का उपयोग केवल सांख्यिकी की सार्थकता की परीक्षण के लिए ही किया जाता है। इसे सामान्य भाषा में नल परिकल्पना या रद्द परिकल्पना भी कहा जाता है। इसमें चरों के बीच में कोई भिन्नता नहीं होती है। ठीक है, इसमें दो चरों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता और उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, जो एनोवा परीक्षण है ये भी ध्यान रख लेना। एनोवा परीक्षण शून्य परिकल्पना से ही जुड़ा हुआ है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एनोवा परीक्षण जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो शून्य परिकल्पना से जुड़ा हुआ है। सांख्यिकीय परिकल्पना ये क्या होती है? जब शोध परिकल्पना या शून्य परिकल्पना को सांख्यिकीय पदों में अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे सांख्यिकीय परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, जब शोध परिकल्पना या शून्य परिकल्पना को सांख्यिकीय पदों में अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे सांख्यिकीय परिकल्पना कहते हैं। आगे चलते हैं। अनुसंधान का अभिकल्प या शोध डिजाइन। तो अनुसंधान का अभिकल्प या शोध डिजाइन में क्या है? करलिंगर, सबसे पहले एक करलिंगर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने परिभाषा दी है। अनुसंधान अभिकल्प खोज की वह योजना या संरचना है जिसके माध्यम से अनुसंधान प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त किया जाता है तथा चरत्व पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, ये करलिंगर की परिभाषा याद रख लेना। शोध डिजाइन की इन्होंने परिभाषा दी है। अनुसंधान अभिकल्प के 2 मूल उद्देश्य होते हैं। अनुसंधान में उठाए गए प्रश्नों में समस्याओं के समाधान को ढूंढना और अनुसंधान के द्वारा संभावित त्रुटियों का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान अभिकल्प के 2 मूल उद्देश्य होते हैं। अनुसंधान में उठाए गए प्रश्नों में समस्याओं के समाधान को ढूंढना, अनुसंधान के द्वारा संभावित त्रुटियों का नियंत्रण करना, जिससे अनुसंधान के निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। ठीक है, ये दोनों इसके मूल उद्देश्य याद रख लेना। अनुसंधान के 2 मूल उद्देश्य होते हैं। अनुसंधान में उठाए गए प्रश्नों में समस्याओं के समाधान को ढूंढना और संभावित त्रुटियों का नियंत्रण करना। न्यायादर्श एवं प्रतिदर्श, ये क्या होता है? न्यायादर्श और प्रतिदर्श किसे कहते हैं? तो जनसंख्या की समस्त इकाइयों में से, मान लीजिए आपको जनसंख्या, देखो हमारे जो जनगणना होती है, आपने देखा होगा जनगणना होती है हर 10 साल के बाद होती है, लेकिन इस बार तो 2021 में हो जानी चाहिए थी, जो कि 2024 चल रहा है ना। मतलब 3 साल एक्स्ट्रा हो गए, तो 13-14 साल होने को आए, लेकिन अभी तक जनगणना हुई नहीं है। तो न्यायादर्श एवं प्रतिदर्श में क्या होता है?
जनसंख्या की समस्त इकाइयों में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों को एक निश्चित विधि द्वारा चुन लिया जाता है। उन संकलित इकाइयों के समूह को न्यादर्श, प्रतिदर्श और नमूना भी कहते हैं। नमूने के आकार में वृद्धि होने से नमूना लेने में गलती भी हो जाती है। देखो, मैं सीधा सीधा आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए, जैसे आपने देखा होगा कभी परीक्षण होते रहते हैं। मान लीजिए किसी खाद्य पदार्थ का परीक्षण हो रहा है, तो खाद्य पदार्थ तो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध है, लेकिन उसमें से कुछ नमूना लेकर के जो वैज्ञानिक होते हैं वो रिसर्च कर लेते हैं, वो अपना परीक्षण करते हैं कि नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आ रहा है भाई इस खाने में इतनी मिलावट है, उसमें इतनी मिलावट हो गई है, ये वो है, इसमें ये वाली चीज़ें इतनी इतनी हैं। तो ये परीक्षण के आधार पर ही तो इन सब चीज़ों का पता लगाया जाता है, ठीक है। और उसके लिए नमूना बोलते हैं प्रतिदर्श या सैंपल। सैंपल शायद आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। कोई छोटा बहुत, थोड़ा बहुत सैंपल ले लिया जाता है। और जैसे कि मान लीजिए आपका ब्लड टेस्ट कराना है, देखो भाई किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपका ब्लड टेस्ट होता है, और ब्लड टेस्ट के लिए सारा मतलब जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है उस सारे को थोड़ी ना लिया जाता है। उसमें से वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत लेते हैं, मतलब जो भी होता है एक सिरिंज वगैरह लेते हैं, भरते हैं, अपना इंजेक्शन सा भर लेते हैं, और उसी से पूरी बॉडी में जो भी बीमारियां हैं, जो भी हमें चेक कराना है, वो पता चल जाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही होता है। एक सैंपल होता है, न्यादर्श किसे बोलते हैं, सैंपल को बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जब बहुत अधिक मात्रा में नमूने के आकार में अगर वृद्धि होती है, ठीक है, जैसे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है, उसमें कई बार नमूना लेने में फिर मिस्टेक भी हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। प्रतिदर्श के प्रकार, नमूने के दो प्रकार होते हैं, संभाविता प्रतिदर्श और असंभाविता प्रतिदर्श। इनको और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। संभाविता प्रतिदर्श के 3 प्रमुख प्रकार हैं। आप छोड़ना नहीं है आपको क्लास को। देखो, अगर आप सच में ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो जितनी क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, एक भी फालतू की क्लास नहीं होगी, सब आपके काम की हैं। और सारे एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके काम का है, एक एक अक्षर आपके काम का है, ठीक है। ये मैं कोई टाइम पास के लिए या फिर आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, बिल्कुल, मैं तो वैसे भी इतना फास्ट पढ़ा रही हूँ आपको। कहीं मुझे तो लगता है कहीं आप ये शिकायत ना करने लग जाओ कि मैम बहुत फास्ट चलती हैं। इसीलिए चलती हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो। वैसे भी आपको एक बार सुनने से समझ में आएगा नहीं, आपको कम से कम 2-3 बार इनको रिवाइज़ करना पड़ेगा। वो चाहे आप मतलब वीडियो के माध्यम से करें, या फिर अपने नोट्स बना करके करें, या फिर आप अगर इसकी पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं। बहुत से बच्चों को शौक़ होता है कि वो पीडीएफ से पढ़ लेते हैं बाद में, जिनके पास टाइम की कमी होती है, वो नहीं बना पाते हैं नोट्स साथ के साथ। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे मैं इनकी पीडीएफ डाल दूँगी। और मुझे कमेंट कर देना कि आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि मैं अभी नहीं डालती हूँ, भरने से क्या फ़ायदा। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मैं डाल दिया करूँगी। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श, ये संभाविता प्रतिदर्श का एक प्रकार है। इसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना बराबर होती है, ठीक है। जो साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श होता है, इसमें जनसंख्या का जो प्रत्येक सदस्य है उसके प्रतिदर्श में शामिल किए जाने की संभावना बराबर होती है, तथा किसी एक सदस्य का चयन दूसरे सदस्य के चयन को बाधित या प्रभावित नहीं करता है। इस विधि में इकाइयों का चयन कुछ यांत्रिक या सहयोगी क्रिया द्वारा किया जाता है। इसकी भी 2 विधियाँ होती है, लॉटरी विधि और यादृच्छिक संख्या सारणी विधि, ठीक है। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श के भी 2 विधियाँ हैं, जिनके द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसका किया जाता है, नमूना वगैरह लिया जाता है प्रतिदर्श, ठीक है। तो लॉटरी विधि और यादृच्छिक संख्या सारणी विधि। स्थिरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श, ये क्या होता है, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से हो, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु तथा अन्य कई कारणों से जनसंख्या को कभी कभी क्रमबद्ध स्रोतों से विभाजित कर दिया जाता है। जब कोई अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित होती है, जब कोई अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या से प्रभावित होती है, संबंधित होती है, तो यह सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होती है, ठीक है। स्थिरीकृत यादृच्छिक जो प्रतिदर्श है, ये जनसंख्या से विषम जनसंख्या जब होती है तो उसमें ये काम आती है। आगे हमारा समूह प्रतिदर्श। कभी कभी प्रतिदर्श की इकाइयाँ चर की प्राकृतिक इकाइयाँ ना होकर के उनके स्वाभाविक समूह या गुच्छे होते हैं। यदि इकाइयाँ आवश्यकता से अधिक हैं तो आवश्यक इकाइयों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा कर लिया जाता है। इसे उप प्रतिदर्श भी कहते हैं,
ठीक है। तो समूह प्रतिदर्श जो होता है उसके द्वारा कभी कभी जब बहुत ज़्यादा मतलब प्राकृतिक इकाइयाँ ना हो करके स्वाभाविक गुच्छ समूह या गुच्छे होते हैं उनके, तो वहाँ पर समूह प्रतिदर्श काम करता है। असंभाव्यता प्रतिदर्श क्या होता है? इस प्रतिदर्श परियोजना में जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती। इस प्रतिदर्श में अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार एवं इच्छा अनुसार कुछ सदस्यों को चयन कर प्रतिदर्श में शामिल कर लेता है। इसका सबसे प्रमुख लाभ है कि इसे कम समय, धन एवं श्रम के साथ सफलतापूर्वक तैयार किया जा सकता है। असंभाव्यता प्रतिदर्श की सबसे प्रमुख सीमा यह है कि इस प्रकार प्राप्त प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके भी मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं, देख लेंगे हम उनको आगे। जो असंभाव्यता प्रतिदर्श होता है ये ठीक प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं असंभाव्यता। इसमें कोटा प्रतिदर्श होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसीलिए मैंने इन सारी चीज़ों को रखा है। ठीक है, इस विधि में अनुसंधानकर्ता प्रत्येक स्तर, कोटा अथवा अंश में इकाइयों का चयन अपने विवेक से करता है। किससे करता है? अपने विवेक यानी कि अपने ज्ञान से करता है। आकस्मिक प्रतिदर्श क्या होता है? आकस्मिक प्रतिदर्श में अनुसंधानकर्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या से संबंधित कोई भी इकाई सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, आकस्मिक प्रतिदर्श, आकस्मिक का मतलब आप जानते ही होंगे अचानक होता है। उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श क्या है? इसमें अनुसंधानकर्ता जनसंख्या के उस समूह की इकाइयों का चयन करता है। इसमें जो अनुसंधान करता है वो जनसंख्या के उस समूह की इकाइयों का चयन करता है जिसे वह पूर्व ज्ञान के आधार पर उस जनसंख्या का प्रतिनिधि समझता हो। ठीक है, क्रमबद्ध प्रतिदर्श क्या होता है? क्रमबद्ध प्रतिदर्श व्यक्तियों की पूर्व निर्धारित सूची से प्रत्येक चौथे व्यक्ति का चयन करते हुए उनका एक समूह तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्रमबद्ध प्रतिदर्श। सीमित जनसंख्या के लिए यह प्रतिदर्श तकनीक अपनाई जाती है। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उसमें गिनती के लोग होते हैं 100, 200, 400 या 500, तो वहाँ पर ये क्रमबद्ध प्रतिदर्श काम में लाया जाता है। हिमकंदुक प्रतिदर्श, हिमकंदुक प्रतिदर्श क्या होता है? इसका प्रयोग अनुसंधान करता उस परिस्थिति में करता है जब वह व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहता है। ठीक है, जब वो अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का अगर अध्ययन करना चाहता है तो हिमकंदुक प्रतिदर्श का काम में लेता है। इसका स्वरूप समाज मितीय पर आधारित होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को यह बताना अनिवार्य होता है कि वह संबंधित जानकारी सूचना को कहाँ से प्राप्त करता है। इससे अनुसंधानकर्ता को एक परस्पर अंतः क्रिया का पैटर्न पता चल जाता है। ठीक है, तो ये असंभाव्यता के प्रतिदर्श के 5 प्रकार हो गए। अब यहीं पर हमारी क्लास आज के लिए ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आएगी और आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि मैं आगे और अच्छे से अच्छा मतलब प्लानिंग आपके लिए कर सकूं। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये क्लासेस भी बंद हो जाएं आगे जाके, है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए ये क्लासेस लेके आती रहूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना।